मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पाठ प्रथम। टॉपिक है राजनीति शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। विद्यार्थियों, जिस विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं उसका अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की बेसिक जानकारी विषय के विद्यार्थी होने के नाते और एक जागरूक और शिक्षित नागरिक होने के नाते जरूर होनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी ही अपने विषय का सही नाम नहीं बोलते हैं। ये इस वजह से हो पाया है क्योंकि हम सामान्य राजनीति की जो चर्चा सुनते हैं, समझते हैं, उन चर्चाओं के साथ ही राजनीति शास्त्र विषय को भी वैसा ही मान लेते हैं और दोनों को पर्याय मानते हुए हम जो मौजूदा राजनीति है उसी के संदर्भ में अपने विषय का नाम भी बोल देते हैं। इसलिए जब राजनीति शास्त्र के संबंध में नाम पूछा जाता है विषय के बारे में तो कोई विद्यार्थी इसको राजनीति बोल देता है, कोई पॉलिटिक्स बोल देता है, कोई पॉलिटी बोल देता है। ये सभी नाम अलग अलग अर्थ, अलग अलग धारणाओं के संदर्भ रखते हैं, लेकिन जब विषय की का नाम पूछा जाता है तो पूरा नाम इसका राजनीति विज्ञान है, जिसके अपने मायने हैं। राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। हमारा जो विषय है राजनीति शास्त्र एक प्राचीन शास्त्र माना जाता है, भले ही इसका नाम और इसकी प्रकृति में आज तक अनेक परिवर्तन समय के हिसाब से, विद्वानों के योगदानों के हिसाब से, चिंतन के हिसाब से होते रहे हैं। प्रारंभ अगर इस विषय का देखें तो हम पाते हैं कि इसका प्रारंभ प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से माना जा सकता है। प्राचीन यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आज तक राजनीति शास्त्र के दो रूप उभरकर हमारे सामने आए हैं। इनको हम परंपरावादी राजनीति शास्त्र और आधुनिक राजनीति शास्त्र के रूप में जानते हैं। परंपरागत राजनीति शास्त्र मानात्मक है, नॉर्मेटिव है, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्र अनुभव आश्रित है, एम्पेरिकल है। तो इन दो रूपों के आधार पर इसके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश आज हम करेंगे। जहां तक परंपरागत राजनीति शास्त्र का अर्थ का मामला है तो व्यवहारवादी क्रांति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुई, उससे पहले जो प्रचलित राजनीति शास्त्र है उसको हम परंपरावादी राजनीति शास्त्र की श्रेणी में रखते हैं। और परंपरागत राजनीति शास्त्र के सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्राय बौद्धिक हैं और तर्क निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। परंपरागत राजनीति शास्त्री राजनीति को नैतिक, न्यायशास्त्रीय, कानूनी पहलुओं से ही देख पाए हैं और उनके शोध और विश्लेषण की जो विधियां हैं वो प्राय ऐतिहासिक, वर्णनात्मक रही हैं और अनुसंधान के प्रमुख विषय जो रहे हैं उनके परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के, उनमें राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में उन्होंने अध्ययन किया है, उन पर बल दिया है। इस संदर्भ में हम देखें तो परंपरागत राजनीति शास्त्रियों में प्रमुख रूप से जब इसके अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट करने वाले विद्वानों की बात आती है तो गार्नर का नाम सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उभर कर आता है। गार्नर साहब ये बोलते हैं राजनीति शास्त्र का अर्थ करते समय कि राजनीति शास्त्र का अंत और प्रारंभ दोनों ही राज्य से होता है। जैसा कि पहले हमने कहा कि इनके अध्ययन का जो क्षेत्र है वो राज्य के इर्द गिर्द घूमता है और यही फोकस जो है गार्नर राजनीति शास्त्र की परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है।
और ब्लंटसली, गैरिज, जेनिलेक, लेविस आदि और भी विद्वान हैं जो गार्नर की परिभाषा से संबंधित ही अर्थ इसका स्पष्ट करते हैं, और वो भी राज्य को ही राजनीति शास्त्र के विषय को, राजनीति शास्त्र के अर्थ को राज्य के संदर्भ में जोड़कर अपनी परिभाषा देते हैं। इसके अलावा सीले क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध धन से है, जीवन विज्ञान का संबंध जीवन से है, रेखागणित का संबंध स्थान और दूरी से होता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र का संबंध भी सरकार से है। तो ये सीले ने जो दूसरी परिभाषा दी है उसमें इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध सरकार से है। गार्नर कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है। सीले ने इससे आगे बढ़ के क्या कहा कि राज्य तो एक निर्जीव संस्था है, उसको सजीव बनाती है सरकार, उसको चलायमान बनाती है सरकार। तो उन्होंने कहा राजनीति शास्त्र का संबंध सरकार से है। और इस परिभाषा का समर्थन करने वाले विद्वानों में स्टीफेन लीकॉक जैसे विद्वान भी शामिल है। तीसरी जो धारा है उसको परिभाषित किया है पॉल जेनेट ने। पॉल जेनेट क्या कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी पॉल जेनेट ने गार्नर और सीले की दोनों परिभाषाओं को समायोजित कर दिया, और वो कह रहे हैं राजनीति शास्त्र का अध्ययन का संबंध जो है राज्य और सरकार दोनों से है। तो ये तीनों जो धाराएं हैं उनसे ये बात तो स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र का संबंध जो है राज्य और राज्य को संचालित करने वाली जो सरकार है और उनके जो तौर तरीके हैं, उनकी जो आधार है और जो सिद्धांत हैं, उनका विश्लेषण करने से संबंधित है। तो इस रूप में जब हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो बात स्पष्ट होती है और उससे इसकी प्रकृति जो समझ में आती है, तो वो इस रूप में समझ में आती है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की प्रकृति संस्थात्मक, कानूनी और औपचारिक अध्ययन से संबंधित है, और इसकी जो शोध विधियां हैं, अध्ययन की जो विधियां हैं, वो इतिहासवादी हैं, वर्णनात्मक हैं। इसके अलावा परंपरागत राजनीति शास्त्र जो है दार्शनिकता पर अत्यधिक बल देता है, और इस वजह से ये उपदेशात्मक हो जाता है, नीति परक और मूल्य परक हो जाता है, और किसी विचारधारा विशेष से प्रेरित हमको लगता है। इसकी प्रकृति की और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, और इसकी अवधारणाएं जो है आत्मनिष्ठ या मूल्य सापेक्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शोध करता है, जो अध्ययन करता है, उसके जो निजी विचार हैं, निजी मान्यताएं हैं, निजी जो मूल्य हैं, जो उसके ऊपर प्रभाव है, वो सारी चीजें जो है उसके अध्ययन में, उसके विश्लेषण में, उसके निष्कर्षों में वो देखने को हमको मिलती हैं। और इसी प्रकार ये परंपरागत राजनीति शास्त्र जो है विज्ञान, राजनीति विज्ञान जो है अन्य समाज विज्ञान जो है उनसे अपने आप को पृथक करके देखता है। तो ये इसकी प्रकृति है। अब इसके क्षेत्र की हम बात करें तो 1948 का जो यूनेस्को में जो राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ पेरिस में, उसमें विद्वानों ने इसके क्षेत्र को निर्धारित करने की कोशिश की, और उस आधार पर जो इसका क्षेत्र बनाया गया, जो समझा गया, उसमें ये माना गया कि राजनीति विज्ञान का संबंध जो है, राजनीति की विषय वस्तु जो है उसमें राजनीतिक सिद्धांत आते हैं। राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक सिद्धांत जो है उनका अध्ययन इसमें कराया जाना चाहिए। तो एक तो इसकी विषय वस्तु होगी राजनीतिक सिद्धांत, दूसरी इसकी विषय वस्तु या इसका विषय का क्षेत्र क्या हुआ, वो है राजनीतिक संस्थाएं। अर्थात कि राजनीतिक विज्ञान में किन चीजों का अध्ययन कराया जाना चाहिए, राजनीतिक संस्थाओं का। राजनीतिक संस्थाओं में क्या चीजें हैं, जैसे संविधान है, सरकार है, लोक प्रशासन है, सरकार के सामाजिक और आर्थिक जो कार्यकलाप हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं, उनके बीच में तुलनाएं इसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा और इसके अध्ययन क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है, दल, समूह और जनमत, क्योंकि राजनीति को संचालित करने के लिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक समूह जो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, और जनमत जो जनता डेमोक्रेसी को चलायमान बनाती है, या और भी सामाजिक और भी जो शासन संस्थाओं में जनता का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस जनता का मत क्या है, जनता की मानसिकता क्या है, अपने शासन के प्रति जनता क्या सोचती है,
इन सब बातों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंदर किया जाता है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है राजनीति की परंपरागत अर्थ, राजनीति शास्त्र का परंपरागत राजनीति शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, इस आधार पर जब हम देखते हैं तो एक और जो बात निकल कर आती है कि ये तो अब तक हमने सिद्धांत और राष्ट्रीय राजनीति की बात की, चौथी जो बात इसके क्षेत्र में रखते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे संबंध होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संचालित करने वाला प्रशासन, ये भी इसके अध्ययन में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र राज्य सरकार की पूरे सांगोपांग जो है, उसके अंग उपांग जो है, उन सब के अध्ययन को अपने क्षेत्र का विषय मानता है और राज्य सरकार के अतिरिक्त उसकी कोई और अन्य रुचि के अध्ययन विषय में रुचि में वो अध्ययन नहीं रखता है। तो ये इसका अर्थ है। अब इसकी अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, जैसा कि हमने पहले भी संकेत किया कि परंपरागत राजनीति शास्त्र को किस तरीके से उसका अध्ययन किया गया, किस तरीके से उसको समझा गया। तो इसकी अध्ययन पद्धतियां हैं, ये दार्शनिक अध्ययन पद्धति में विश्वास रखता है। दार्शनिक अध्ययन पद्धति का मतलब क्या है कि ये कल्पनात्मक हैं, आदर्शों पर आधारित हैं। प्लेटो, थॉमस मूर, हीगल, ग्रीन, बोसांके, अनेक परंपरागत राजनीति शास्त्री हैं जिन्होंने अपनी कल्पनाओं के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया है। इसकी दूसरी अध्ययन पद्धति क्या है, ऐतिहासिक है। ये परंपरागत राजनीति शास्त्र जी है जो है वो इतिहास से संदर्भ लेते हैं और राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ों को इतिहास में खोजने की कोशिश करते हैं। मैकियावेली, बोधा, मॉन्टेस्क्यू, बर्क, जितने भी राजनीति शास्त्री हैं उन्होंने इसी पद्धति के आधार पर राजनीति शास्त्र को समझने की कोशिश की और उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। एक इसकी अध्ययन पद्धति है तुलनात्मक, जिसका सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया कि उन्होंने विश्व के उस जमाने में जितने भी प्रचलित संविधान थे, 158 की गिनती बताई जाती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके बताया कि कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति भी इसमें है जिसकी शुरुआत अरस्तु ने की। तो अपने जमाने की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना कर ली, इतिहास के आधार पर तुलना कर ली कि कौन से जमाने की व्यवस्था ज्यादा सही थी। तो इस तरह तुलना करके भी समझा जा सकता है। एक है कानूनी या विधिक पद्धति। यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक और कानून के परिप्रेक्ष्य में करना चाहती है कि अगर किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो उस राज्य की कानून व्यवस्था को, उस राज्य के संविधान का अध्ययन करना चाहिए कि संविधान में क्या प्रावधान है, उस आधार पर हम उस राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो ये इस आधार पर जो है अध्ययन करने के तौर तरीके विकसित किए गए। तो ये एक पूरा परिप्रेक्ष्य है परंपरागत राजनीति शास्त्र का, जिसमें हमने उसके अर्थ को पढ़ा, उसकी प्रकृति को समझा और उसके अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या विषय शामिल हैं और परंपरागत राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने के तौर तरीके, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, ये तमाम सारी बातें आज हमने इस अध्ययन में, इस कक्षा में की। अब इससे आगे का जो विषय है, टॉपिक है, वो है आधुनिक राजनीति शास्त्र का अर्थ और प्रकृति। इसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।